नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। अभी इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ नए रडार्स को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। इसको लेके अभी एक फ्रेश आरएफआई को इशू किया जा रहा है, जिसके अंदर टोटल 54 एएसआई रडार को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। इन रडार्स को खास करके लो लेवल की सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है और इनकी जो रेंज होने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। अब रिसेंटली चाइना की तरफ से जिस तरीके से अग्रेशन को दिखाया जा रहा है, उसको देखते हुए आर्मी की तरफ से बताया गया था कि चाइना के साथ हमारा जो बॉर्डर लगा हुआ है वहाँ पर लॉन्ग रेंज रडार इतने इफेक्टिव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़ और वैली की वजह से दुश्मन इनमें छुपकर अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है। तो उस वजह से अब इन वैली में हम लोग शॉर्ट रेंज के रडार्स को इंस्टॉल करने वाले हैं। आर्मी की तरफ से इशू किए गए आरएफपी के मुताबिक ये रडार साइज में लाइट वेट और कॉम्पैक्ट होना काफ़ी ज़रूरी है, जिनको किसी भी ट्राइपॉड के ऊपर हम लोग माउंट करके वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। इनको प्राइमरली दुश्मन की एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर्स को या फिर ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब रिसेंटली जो इंडिया और चाइना के बीच फेसअप अरुणाचल के आसपास हुआ था, तो उसके बाद चाइना की तरफ से अपनी WZ-7 जेट पावर ड्रोन्स को अरुणाचल प्रदेश के साइड में डिप्लॉय कर दिया गया था। तो ये रडार अभी ऐसे किसी भी एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। वैसे अभी रिसेंटली जो ड्रोन चाइना की तरफ से डिप्लॉय किए गए थे, ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट कर रहे थे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 59,000 फीट की ऊंचाई तक भी उड़ान भर सकते हैं और इसमें हाई जैमिंग रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी मौजूद है। तो उस वजह से इनको अभी काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से सुखोई को स्क्रैम्बल किया गया था ताकि इनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में घुसपैठ करने से रोका जा सके। लेकिन अगर ऐसे ड्रोन अभी लो लेवल की फ्लाई करके घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे तो उनको डिटेक्ट करने में उनको परेशानी हो सकता है। तो इस वजह से अभी नए रडार्स को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट अवैक्स को लेके है। अब आप सब जानते होंगे कि वर्तमान हमारे पास लगभग 5 से 6 अवैक्स मौजूद है, जिसमें से 3 हमारे फाल्कन अवैक्स है और 2 से 3 नेत्र अवैक्स हमारे पास मौजूद है। पर अभी के लिए इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी कम है, तो उस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एडिशनल अवैक्स को भी खरीदने का प्लान किया गया है, जिसमें अभी नेत्र अवैक्स की मार्क 2 प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें हम सेकेंड हैंड कंडीशन में खरीदे गए A321 प्लेटफॉर्म को डीआरडीओ की तरफ से मॉडिफाई किया जाएगा और उसमें डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए रडार डोम को और बाकी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंस्टॉल किया जाएगा। लेकिन ये प्रोग्राम अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया जा रहा है, लेकिन अभी इंडियन नेवी की तरफ से भी अभी अपने सर्विस में अवैक्स को इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। इसका एक मेजर कारण यह है कि अभी हमारे पास 2 ऑपरेशनल कैरियर मौजूद है और अभी हम तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डेवलप करने वाले हैं। इस वजह से जब हम कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को आगे चल के ऑपरेट करेंगे और ब्लू वाटर नेवी में ऑपरेट करेंगे तो हमको वहां पर अवैक्स की जरूरत पड़ने वाली है। वैसे आज से लगभग 18 साल पहले से ही इंडियन नेवी की तरफ से कैरियर बेस्ड नेवल अवैक्स को सर्विस में शामिल करने का प्लान किया गया था, जिसमें उस वक्त E2C हॉकाई एयरक्राफ्ट को या अवैक्स को खरीदने का प्लान किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि इनको हम हमारे कैरियर से ऑपरेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास कैटापल्ट बेस्ड कैरियर मौजूद नहीं था और इनको लॉन्च करने के लिए हमको कैटापल्ट की जरूरत पड़ने वाली थी। तो फिलहाल के लिए हमारे पास वो मौजूद नहीं था, तो उस वजह से इनको खरीदने का जो प्लान था उसको रद्द कर दिया गया था। इसके एक अल्टरनेटिव के तौर पर अभी नेवी की तरफ से जिन अवैक्स को खरीदने का प्लान किया जा रहा है उनको शोर बेस्ड फैसिलिटी से ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है, यानी कि जो शोर बेस्ड नेवल बेस होंगे वहां से हम लोग अवैक्स को डिप्लॉय करेंगे। तो इसके लिए अभी नेवी की तरफ से नेत्र एयरक्राफ्ट की मार्क 2 वर्जन को भी अपने सर्विस में शामिल करने के बारे में प्लान किया जा रहा है और डीआरडीओ के साथ इसको लेकर डिस्कशन किया जा रहा है, जहां पर नेवी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक नेवल अवैक्स को डेवलप किया जा सकेगा। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की कैरियर के बारे में बात करने वाले हैं। अभी इंडियन नेवी में 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है और साथ ही लगभग एक हफ्ते पहले ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से भी हमारी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया था, जो कि फिलहाल अभी विक्रांत क्लास की एक सिस्टर वेसल होने वाला है और इसे आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर पूरी तरीके से तैयार किया जा सकता है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि हालांकि ये वेसल आयनस विक्रांत क्लास का एक सिस्टर वेसल होने वाला है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस करने का फैसला किया गया, जैसे कि इसका जो मेन इंजन या प्रोपल्शन सिस्टम होने वाला है उसको अभी चेंज करने का प्लान किया जा रहा है।
नेवी का कहना है कि वर्तमान INS विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक की LM2500 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी अगर इसकी सिस्टर वेसल को बनाया जाता है तो उसमें LM2500 इंजन के बदले हम लोग MT30 सीरीज का इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रोल्स रॉयस की तरफ से मैन्युफैक्चर किया आता है। इसका एक मेजर कारण ये कि LM2500 सीरीज के जो इंजन है उनके मुकाबले MT30 इंजन ज़्यादा पावर को जनरेट कर सकता है और ये हमारे वेसल को बेहतर स्पीड को भी प्रोवाइड कर सकता है। और इसकी एक और ख़ास बात ये कि LM2500 सीरीज के इंजन के मुकाबले अच्छी माइलेज को प्रोवाइड करता है, साथ ही इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी आसान होता है। अब इसको लेके रोल्स रॉयस के साथ भारत पहले से ही बातचीत कर रहा है और आगे चल के हमारे जो फ्यूचर वॉरशिप बनाए जाने वाले हैं उसमें हम लोग MT30 इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब अगर हम LM2500 सीरीज के इंजन की बात करते हैं तो ये एक रफ एंड टफ इंजन तो है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन इसे 60s के दौर में बनाया गया था। तो अभी के हिसाब से देखा है तो इंजन काफ़ी पुराना हो चुका है और इसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। जबकि MT30 सीरीज के इंजन की बात करें तो एक रिलेटिवली नई इंजन है जो कि हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे लिए सुइटेबल ऑप्शन होने वाला है। लेकिन नेगेटिव साइड की बात करें तो इंजन LM2500 इंजन के मुकाबले लगभग 1.5 गुना के आसपास ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो यहाँ पर हमें ये ज़्यादा फायदा दे सकता है। अगला अपडेट ड्रोन्स और UAVs को लेके, और अभी जैसे कि ड्रोन्स और UAVs का डिमांड बढ़ता जा रहा है तो इसको देखते हुए हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इसमें इन्वॉल्व होने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। अब हाल ही में DRDO की तरफ से अपनी टेक्नोलॉजी को भी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ शेयर करने का निर्णय लिया गया था, जिससे DRDO की तरफ से डेवलप किए गए टेक्नोलॉजी को जल्दी से ही मास प्रोड्यूस किया जा सकेगा। अब डिफेंस एक्सपो के दौरान भी कई ऐसे कंपनी सामने आए थे जिसकी तरफ से DRDO की तरफ से डेवलप किए गए मेल कैटेगरी की UAV और SR UAV की टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए और उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया गया था। अब इसके अलावा आगे चल के DRDO की तरफ से डेवलप किए गए UAVs को जब हम मास प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो इसकी स्पेयर पार्ट को और इसकी कंपोनेंट्स को भी आउटसोर्स करने का प्लान किया जा रहा है, जिससे हम इनको जल्दी से मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और इसको बना पाएंगे और इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और MSME कंपनीज को फायदा भी होने वाला है। अभी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से जितना जल्दी हो सके ऐसे सिस्टम को अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। तो ऐसे में DRDO प्राइवेट कंपनियों की मदद से अपनी ड्रोन्स के लिए लैंडिंग गियर्स को, टर्बोप्रॉप इंजन्स को, ऑटो टेक ऑफ और लैंडिंग जैसे सिस्टम को या फिर ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम जैसे कई सब सिस्टम को प्राइवेट कंपनियों की मदद से मैन्युफैक्चर करना चाहता है ताकि इनको जल्दी से जल्दी तैयार किया जा सके। और अगर इनको आगे चल के HAL की तरफ से बनाने की कॉन्ट्रैक्ट दी जाती है तो इसको सिर्फ HAL की तरफ से असेंबल करने का काम किया जाए, क्योंकि इसकी बाकी सारे सब सिस्टम को अलग अलग प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरफ से मैन्युफैक्चर करने का प्लान कराया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।